यहीं से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं जो नीट की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चला रखी है। उस श्रृंखला में जो हमारा पेपर था उसके पेपर सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस बार हमारे टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक था वो एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो बुद्धि जो हमारा टॉपिक था उस पर हम लोगों ने बात करी। अब बुद्धि के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो पूछा गया कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो। तो देखिए, यहाँ पर दो सिद्धांतों की तुलना की गई है, एक संवेगात्मक बुद्धि और दूसरा बहुबुद्धि सिद्धांत। इन पर यहाँ पर बातचीत की गई। तो देखो, जो संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो क्या कहती है। संवेगात्मक बुद्धि का अभिप्राय उस बुद्धि से है जो हमें अपने और दूसरों के संवेगों को समझने और उनमें उचित प्रकार से प्रबंधन करने में मदद करती है। यानी बुद्धि का ऐसा पार्ट जो इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है वो संवेगात्मक बुद्धि है। और बहुबुद्धि जो सिद्धांत है गार्डनर का, उसमें हम देखें तो एक बुद्धि होती है, एक अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि होती है वो भी इसी से मिलती जुलती है। तो देखिए, इधर लिखा हुआ है आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दो लिखा है, अंतरा व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ये अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या होती है। तो अंतराव्यक्तिक जो बुद्धि है इसका मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा हम अपने खुद के भावों को समझते हैं, अपने खुद की अपने आप को जानते हैं, वो अंतराव्यक्तिक बुद्धि होती है। और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझने संबंधी जो बुद्धि है वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करें तो बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह कहलाता है। तो देखो, यहाँ पर ये एक पद है जिसमें यह आता है कि जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को हल करता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको कहा जाता है बेसल वर्ष। बेसल वर्ष होती है वो, जहाँ तक कि अधिकतम प्रश्नों के उत्तर देता है। तो यहाँ पर जो बेसल है उसका मतलब आधार से होता है। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है आधार वर्ष। और दूसरी यहाँ पर एक जो आयु होती है वो होता है आपका टर्मिनल वर्ष। एक पद यहाँ पर होता है टर्मिनल वर्ष। और टर्मिनल वर्ष का मतलब होता है कि जहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर, जिस आयु के प्रश्नों के उत्तर बालक नहीं दे पाता वो उसका टर्मिनल वर्ष कहलाता है। फिर देखिए, आया यहाँ पर कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ये कोह ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और कोह ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण है वो एसिको के द्वारा बनाया गया था 1920 में। और ये एक प्रकार का जो क्रियात्मक परीक्षण होता है वो होता है। यानी कोह ब्लॉक जो परीक्षण है वो किस प्रकार का परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण होता है। और जो क्रियात्मक परीक्षण होता है उसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है निष्पादन परीक्षण। तो कोह ब्लॉक जो परीक्षण है वो किस प्रकार का परीक्षण है, तो ये निष्पादन परीक्षण होता है। फिर आया कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। देखो, बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहली बार जो किया गया था अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1905 में। यानी सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा, जिसका नाम था बीने साइमन परीक्षण। क्या नाम था? बीने साइमन परीक्षण। और ये बीने साइमन जो परीक्षण है ये दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण था जो 1905 में बना। और इसीलिए अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता माना जाता है। यानी अल्फ्रेड बीने कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, क्योंकि सबसे पहली बार बुद्धि परीक्षण इन्होंने बनाया था। अगला जो प्रश्न है उसमें है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर, यानी एक नहीं है, बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का प्रकार इनमें से नहीं बताया, बाकी सब बुद्धि के प्रकार बताए। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ा है आप लोगों ने कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि के पहले प्रकार बताए 7, बाद में प्रकार बताए 2 और टोटल कितने प्रकार इनके? 9। तो देखो, भाषा बुद्धि इन्होंने बताई है, भाषिक बुद्धि बताई है, ठीक है। अंतर व्यक्तिक कौशल की बुद्धि भी इन्होंने बताई है और अंतर व्यक्तिक कौशल की बुद्धि भी बताई है। और क्या नहीं बताया इन्होंने? सृजनात्मक। तो ये यहाँ पर जवाब सही है। फिर है कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के लिए सही नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बिल्कुल।
बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, तो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है ना। बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला इसके बारे में सही। फिर आता है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में क्या सत्य है। तो देखो इसमें लिखा है कि बौद्धिक आयुष्य वितक्रमी संबंधित है। तो पहले हम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो हम लोग देखें, तो इधर क्या होता है कि आई क्यू इजक्वस टू एम ए अपॉन सी ए/100, एक सूत्र होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप पढ़ते जाओ इनमें, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित है। तो बौद्धिक आयु होती है एमए, तो एमए से व्युत्क्रम संबंधित नहीं है। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है, सीधी सीधी संबंधित है, नहीं है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, ये कालानुक्रमिक आयु होती है। ठीक है, ये कालानुक्रमिक आयु है। और ये आपका मानसिक आयु है या बौद्धिक आयु जिसको बोलेंगे हम, ये वो है। तो यहां पर देखो इस ऑप्शन में लिखा है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती, तो ये नीचे आ रहा है, व्युत्क्रम में आ रहा है, तो यही ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं x है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। तो यहाँ पर जो IQ है उससे ये कालानुक्रमिक आयु से क्या है, व्युत्क्रमी रूप से संबंधित होती है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करें, तो अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है दोस्तों बुद्धि के वितरण की, यानी बुद्धि का जो वितरण है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ जो लोग होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, कम लोग औसत बुद्धि जो होते हैं वो अधिकांश व्यक्ति। तो हम जानते हैं कि 50% जो लोग होते हैं उनका आईक्यू एवरेज होता है, 25% एवरेज से ऊपर होते हैं और 25% एवरेज से नीचे होते हैं। फिर आए कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो जी जो कारक होता है वो सामान्य कारक होता है, सामान्य बुद्धि संबंधित होता है, लिखा है यहाँ पर सामान्य बुद्धि। फिर आए कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं। भावात्मक बुद्धि का मतलब है संवेगात्मक बुद्धि, डॉक्टर डेनियल गोलमैन की। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसका अर्थ होता है कि अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और उनमें उचित प्रकार से प्रबंधन करना, तालमेल बिठाना, वही हमारी क्या होती है, भावात्मक बुद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, भावनाओं के प्रति जागरूकता, यस। भावनाओं का प्रबंधन, यस। भावनाओं की आलोचना, भावनाओं की आलोचना नहीं होती है बल्कि भावनाओं का क्या होता है, सम्मान। तो ये इसके बारे में सही नहीं है। फिर आया शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यानी ये हार्वर्ड गार्डनर का प्रश्न है और यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जिन लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है उनमें वो आगे जाके क्या बनते हैं। तो शारीरिक गतिक बुद्धि के जो लोग होते हैं उनमें शारीरिक गत्यात्मकता होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कर्तव्यबाज खिलाड़ी, ठीक है ना, या आप इस तरह के जो लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लिखा है शल्य चिकित्सक, तो ये इसके ऊपर सही जवाब इसका। फिर देखिए आता है रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। तो जो आरपीएम जो होता है वो एक अशाब्दिक परीक्षण होने के साथ साथ संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी, यानी जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट है वो एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो है ही है और उसके साथ साथ क्या होता है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक होता है। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी उससे कौन सा कार्य है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। तो अमूर्त रूप से सोचता है, ये बुद्धिमान का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये बुद्धिमान है। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये इसके बारे में सही नहीं है क्योंकि रटना किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं होती है, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। मैं अभी पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला। अब देखिए निम्न में से थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो थॉर्नडाइक के बुद्धि का जो सिद्धांत है उसका नाम जो है वो है बहुखंड
या फिर बहुकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है बहुकारक सिद्धांत। फिर है कि किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। लोग जानते हैं कि सामान्य या औसत जो बुद्धि स्तर होता है उसका जो आईक्यू होता है वो होता है 90 से 100। तो 90 से 109, ये इसके लिए सही जवाब। फिर है कि निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई। यानी कौन सा बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं बताया गया। तो गणितीय कौशल बताया गया है, संगीत कौशल भी बताया गया है, अंतर व्यक्तिक भी बताया गया है, और व्यवहारिक कौशल ये नहीं बताया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो ये इसका सही जवाब है। फिर देखिए आता है कि स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय त्रिशाखीय या फिर त्रिचापीय। तो जो त्रिचापीय जो सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, ठीक है, सृजनात्मक बुद्धि भी होती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि का जो अन्य नाम है वो होता है घटकीय बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि का अन्य नाम है अनुभवजन्य बुद्धि। और जो प्रायोगिक बुद्धि होती है उसका नाम होता है आपका ये संदर्भात्मक बुद्धि। और संगीतीय बुद्धि इन्होंने नहीं बताई। तो यही इसका जवाब। फिर आता है कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। देखिए स्टैनफोर्ड बीने जो परीक्षण है वो बुद्धि का मापन का परीक्षण है, तो बुद्धि का मापन करता है। फिर है कि कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। देखो नए लोगों में आसानी, इसका मतलब ये है कि उनका ईक्यू मजबूत होता है। ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन। ईक्यू का मतलब क्या है, इमोशनल क्वेश्चन। तो जिन लोगों में ईक्यू उच्च होता है वो लोग नए लोगों में जल्दी समायोजित हो जाते हैं, यानी उनमें समायोजन की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सांवेगिक लब्धि ईक्यू का अधिक होता है। फिर निम्नलिखित परीक्षणों में कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, यानी बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध व्यक्तित्व का है, रोषाध्यायी परीक्षण भी व्यक्तित्व का है, मनोनाटक भी व्यक्तित्व का है, लेकिन रेवेनकृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण ये आपका बुद्धि का परीक्षण हो। फिर देखिए आगे बात करें, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो वैसे तो जो अशिक्षित लोग होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इनको पढ़े लिखे लोगों के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब ऐसे परीक्षण दोनों के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इसमें उत्तर लिखा है आपका शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखिए मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखो संगीतात्मक बुद्धि जिसमें होगी तो वो वायलिन वादक होगा, तो इसके सामने क्या होगा, 4 होगा। फिर भाषिक बुद्धि जिसमें होगी वो कवि होगा, ठीक है। और अंतर व्यक्तिक बुद्धि जिसमें होगी वो कैसा होगा, चिकित्सक होगा। स्थानिक बुद्धि जिसमें होगी वो मूर्तिकार होगा। तो देखो 4, 2, 1 और 5, 4, 2, 1 और 5, ये आपका ऑप्शन पर। फिर आता है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। अब देखो व्यवहारिक जो बुद्धि होती है वो आपकी मूर्त बुद्धि है, यानी मूर्त बुद्धि को क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि बोला जाता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो एक तत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, बहुतत्वी बुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये वंशानुक्रम का सिद्धांत है, जो कहता है कि जो संतान होती है वो माता पिता के जस्ट अपोजिट, जस्ट विपरीत होती है। फिर निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो देखो क्या लिखा है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है। ये सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, ये भी सही है। ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। ये स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ये अपरिवर्तनशील नहीं होती, तो परिवर्तनशील होती, ठीक है। इसकी गुणवत्ता जो है वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। फिर आता है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए जानते हैं हम लोग आई क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए
अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए है यहाँ पर कितना 12, सी ए है 10 इंटू कितना 100, और यहाँ पर उत्तर कितना आया 120। अब 100। फिर है कि गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित है, तो गोलमेन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। फिर है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा कौशल है, तो याद करना कौशल इसका नहीं है, विचार करना भी नहीं है, गतिक प्रकरण भी नहीं है, सहानुभूति देना इसका कौशल होता है। फिर हम यहां पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति इसमें भाषिक बुद्धि को दर्शाएगा ये, तो तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ये भाषिक बुद्धि के लिए नहीं है। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, ये सही है इसके बारे में, क्योंकि जिस व्यक्ति में भाषिक बुद्धि होती है वो भाषा को यूज करने में एक्सपर्ट होता है, लैंग्वेज के एक्सपर्ट पर्सन्स माने जाते हैं ये। ठीक है। फिर ये बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, तो केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या उपयुक्त सभी से। तो देखिए बुद्धिमत्ता का जो संबंध होता है वो बहुआयामी चिंतन से होता है, ये बहुआयामी चिंतन। तो ये थे हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो इस बार टेस्ट में पूछे गए और उनके सॉल्यूशन सामने। ओके, थैंक यू।